आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। हमीरपुर जनपद के राठ विकास खंड परिसर में ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन प्रक्रिया सुबह 10 बजे प्रारंभ हुई। नामांकन कक्ष में लगने वाले सीसीटीवी कैमरे देरी से लग सके, जिसके चलते प्रत्याशी और उनके प्रस्तावकों को इंतजार करना पड़ा। समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी कल्पना वर्मा लाव लश्कर के साथ अपना नामांकन करने पहुंची, तो दूसरी ओर भाजपा समर्थित प्रत्याशी राम दुलारी भी ढोल नगाड़ों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंची। सपा प्रत्याशी के साथ पहुंची पूर्व विधायिका की प्रशासनिक अधिकारियों से नोकझोंक भी हुई। फिलहाल नामांकन को लेकर प्रशासनिक अमला सुबह से ही चुस्त दुरुस्त नजर आया। आइए नजर डालते हैं नामांकन प्रक्रिया से जुड़ी पूरी खबर पर। मनोज जी, आज आपकी धर्मपत्नी ने नामांकन किया है, क्या लग रहा है आने वाले दिनों में अगर आपकी विजय होती है तो आप किन मुद्दों को लेकर काम करेंगे? जी, मेरी पत्नी ने सपा पार्टी से आवेदन किया है और केवल दावेदारी है। आने वाले समय में अगर मेरी पार्टी की सरकार आती है और मैं किसी पर या मेरी पत्नी विराजमान होती है तो क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, गाँव में जो समस्याओं का निस्तारण करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जैसे भी होगा, जिस तरीके से भी होगा, तो हर तरीके से प्रयास किया जाएगा। और कुछ खास मुद्दे रहे हैं आपके जिनको लेके आप मैदान में हैं? अभी फिलहाल तो कोई खास मुद्दा ऐसा है नहीं सर। समस्याएं जो सामने आती जाएंगी उनका निपटारा होता जाएगा। जितनी भी समस्याएं होंगी। जी, क्या नाम है और किस पार्टी से आपने यहाँ आज नामांकन दाखिल किया है? मेरा नाम कल्पना वर्मा है, मैं सपा पार्टी से। आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अगर आपको स्नेह और प्यार मिला और आप विजयी घोषित हुई? अगर मुझे सबका स्नेह प्यार मिला तो मैं अपने जान बसेला का, मैं ब्लॉक का मैं सबका प्रदर्शन करना चाहती हूँ, उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं जितना हो सके मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ। जी, किस बात को लेके आपकी नोकझोंक हुई है? हमारे प्रत्याशी को रोका गया था पेपर चेक हो रहे हुए। हमारे साथियों को लगा कि देख लीजिए महिला है, वो लोग सीधे साधे लोग हैं, क्यों नहीं जा पा रहे, कोई बात है क्या? जब हमें यहाँ से पुलिस ने जाने दिया, हम गए, वहाँ शालीनता से नमस्कार हुई। उसके पहले जब तक हम वहाँ पहुँचे वो लोग अंदर चले गए। हमने महिला के पति से कहा कि आप भी अंदर जाओ, वो भी चले गए। हम वापस होने लगे, एसडीएम साहब तुरंत बोले जाइए जाइए, यहाँ बहस मत करिए। हम कोई बात भी नहीं कर रहे। बदतमीजी करता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन के दिखाता है। सरकार हमेशा रहेगी क्या? चाहे जिस बिरादरी का हो, उत्तर प्रदेश के किसी कोने में होगा, और जिस दिन सरकार बदलेगी इसको ढूंढ के निकाल के इसको कायदे से सबक सिखाने का काम करेंगे। जब हम कोई बात नहीं कर रहे, हमेशा भाजपा का कार्यकर्ता बनकर इस तरह का काम करता है। जबरदस्ती मिल जाते, जबरदस्ती बहस करना है सीओ को और इनको, बल्कि सीओ कम करते हैं पर एसडीएम ज़्यादा करते हैं। हम कोई कानून तोड़ रहे हो, हम कोई बदतमीजी कर रहे हो, हम कोई बहस कर रहे हो, लेकिन इन्हें नामांकन नहीं होने देना है, इसलिए ये सब कर रहे हैं। चाल चरित्र और चेहरे का दम्भ भरकर कार्यकर्ताओं को देवतुल्य बताने वाली भाजपा के दल बदलुओं का दबदबा बढ़ने से अब भाजपा के मूल्य कार्यकर्ताओं के मन में असंतोष का ज्वार भाटा पूरे शबाब पर है और दल बदलुओं का लगातार पार्टी में बढ़ता कद देखने के बाद अब तक चुप्पी साधे रहे भाजपा के संघर्ष के साथ ही मूल कार्यकर्ताओं के सब्र का बांध अब जवाब दिया गया है। अब तक भाजपा में चल रही अंतर कलह ब्लॉक प्रमुख के टिकट वितरण में दल बदलुओं को मिली तरजीह से सतह पर आ गई। भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता अपने असंतोष का इजहार सोशल मीडिया के साथ साथ अन्य प्लेटफॉर्म पर खुलेआम करके पार्टी विद डिफरेंस का नारा देने वाले भाजपा के चाल चरित्र के चेहरे की सारी परतें उधारने में जुट गए हैं। ब्लॉक प्रमुखी के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होने के बाद भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता जहां अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, तो वहीं प्रमुखी के चुनाव में दल बदलुओं की बल्ले बल्ले हो गई है। दल बदलू को सुरसा ब्लॉक प्रमुखी के टिकट दिए गए हैं और भाजपा के जनसंघ के जमाने के नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामपाल सिंह ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। जनसंघी रामपाल सिंह के पुत्र और सुरसा के मंडल अध्यक्ष रहे अमित कुमार सिंह ने भी सुरसा ब्लॉक प्रमुख के लिए घोषित भाजपा समर्थित उम्मीदवार के विरोध में नाराजगी जताते हुए कई पदाधिकारियों के साथ भाजपा से इस्तीफा दे दिया। स्मृति ईरानी को काले झंडे दिखाने वाले व्यक्ति को सुरसा से ब्लॉक प्रमुख पद का उम्मीदवार बनाकर भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ताओं का मजाक बनाया है, जिससे वो काफी दुखी हैं और इन्होंने इसके लिए भारी मन से भाजपा से इस्तीफा दे दिया। भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य और पूर्व मंडल अध्यक्ष सुरसा अमित कुमार सिंह ने पार्टी संगठन पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा में अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं बचा है और भाजपा गुंडों और माफियाओं को टिकट देने का काम कर रही है।
जिससे उनके जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता ठगे से महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिले का पार्टी संगठन वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज कर रहा है और पूरा का पूरा संगठन गुंडे माफियाओं का साथ दे रहा है। मैं अमित कुमार सिंह, सदस्य जिला कार्य समिति भारतीय जनता पार्टी। मैं अपने सारे पदों से इस्तीफा दे रहा हूँ। इसका मुख्य कारण यह है कि अब की भाजपा में काफ़ी बदलाव आ गया है। कुछ चंद ठेकेदारों ने भाजपा में फैसले ले रहे हैं और बाहर से आए हुए आयातित लोगों को शामिल कर उनको चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत इससे पहले हुआ हो, उनमें टिकट वितरण किया जा रहा है और भाजपा के जो मूल भाजपाई हैं उनकी उपेक्षाएं की जा रही हैं, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है। इन्हीं सभी कारणों से आहत होकर मैं पार्टी के अपने पदों से इस्तीफा दे रहा हूँ। तो किसको भेजा है? मैंने इस्तीफा, क्योंकि आज जिलाध्यक्ष जी नहीं मिले, यहाँ पे कार्यालय पे आकर मेल किया है। बाकी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय बंसल जी को भेजा है। इस्तीफा दे रहे हैं, क्या वजह? असल में मैंने जब भारतीय जनता 1965 में ज्वाइन किया, बड़ी साफ सुथरी छत के पार्टी के लिए समर्पित ऐसे कार्यकर्ताओं को बहुत सम्मान होता था। अब पार्टी उन अपने जो अच्छे उसूल और सिद्धांत हैं उनसे अलग हो गई है। अब पार्टी में ऐसे लोग जिन्होंने पार्टी का हमेशा विरोध किया, गुंडों, चोरों, बदमाशों, भ्रष्टाचारियों का समर्थन सपोर्ट किया, ऐसे लोग पार्टी में आगे हो गए हैं और पार्टी के पुराने और जो उसके समर्पित कार्यकर्ता उनकी उपेक्षा हो रही। इन्हीं बातों से आहत होकर मैं पार्टी से अपने को अलग कर। कैलारस कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए लोग वैक्सीन लगाकर जान सुरक्षित करने के चक्कर में बेपरवाह होकर कोविड गाइडलाइन को भूलकर वैक्सीन सेंटरों पर सुबह से ही भारी भीड़ के रूप में जमा हो जाते हैं। वैक्सीन लगवाने के लोगों में उत्साह के लक्ष्य से अधिक लोग पहुंचकर लापरवाही करते नजर आ रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। 8 जुलाई को कैलारस में 12 वैक्सीन सेंटर बनाए गए, जिनके 4 कैलारस नगर में और 8 ग्रामीण क्षेत्र में बनाए गए, जिनमें 2000 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। लेकिन वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की भीड़ सुबह से ही सेंटरों पर जमा हो गई और वैक्सीन 2 घंटे में ही खत्म हो गए और कई लोग घंटों इंतजार के बाद बगैर वैक्सीन लगाए वापस लौटे। वैक्सीन के शुरुआती समय में जब लोगों को घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग वैक्सीन लगा रहा था, तब लोगों ने इसे गंभीरता से न लेते हुए वैक्सीन नहीं लगवाई। लेकिन अब वैक्सीन लगवाने के लिए लोग लगातार वैक्सीन सेंटरों पर जाकर वैक्सीन लगवा रहे हैं और उस मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रहे। शासी कर्मचारी हूँ, 2-3 दिन हो गए मुझे यहाँ पे आते आते। पब्लिक में आता हूँ, अपना मैसेज की पर्ची भी निकलवा ली है मैंने, वो भी क्लियर उसको बताया मैंने, तो वहाँ से भी लौटा दिया जाता है। मेरे पर्ची लाइन में लगी है, पर्ची बनवा के लेके आई। मैं सवेरे 7 बजे का लगा हूँ लाइन में, अभी गया द्वारा काउंटर पर, तो वहाँ भी मैंने कर दी पर्ची, फिर बनवा के लाऊँ द्वारा, क्योंकि मेरे पास में पर्ची है, मैं भी निकलवा के ले आया। और मैं शिक्षक हूँ, शासी माध्यमिक विद्यालय पछेका में हूँ, तो वहाँ जाता हूँ 10 बजे के बाद, तो वहाँ उपस्थित माना जाता है मुझे। ये है कि आज जो है वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों में बहुत उत्साह है और वैक्सीन कम पड़ जाती है। 7 बजे हम लोग शुरू करते हैं और 8:30 और 9 बजे तो ख़त्म हो जाती है। इसीलिए कल हमने जो है 2000 की डोज मांगी थी, वो हमको मिल गई हैं। तो हमने 12 सेंटर बनाए, 8 ग्रामीण क्षेत्र में है और 4 शहरी क्षेत्र में है, जिसमें 800 और 1200 का रेशो रखा है। और मुझे लगता नहीं है कि ये जो है 9:30-10 बजे तक चल पाएगी। लोगों को गाँव से भी, हर गाँव से डिमांड आ रही है कि वैक्सीन लगवाना है, लेकिन वैक्सीन न होने की वजह से भेज नहीं पा रहे। सही है कि 6:30 और 6 बजे ही लोग लाइन में आके लग गए थे और ज़बरदस्त भीड़ लगी हुई है। एक दूसरे पर जो है लाइन तोड़ करके लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं और कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। लुधायास का रहने वाला हूँ। वैक्सीन लगवाने के लिए यहाँ 3 घंटे से खड़ा हूँ, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है और 45+ वाले इसमें धक्का नहीं खा सकते। सेकंड डोज के लिए जो मैसेज आ गया है मोबाइल पे, उसके बाद भी बोले 2 बजे के बाद आना, तब तक डोज खत्म हो जाएगी। आप कितनी देर? भिंड जिले के गोरमी थाने का मामला सामने आया है। पैसा मांगने को लेकर शिशुपाल गोलू एक और अन्य गांव के ही व्यक्ति से मारपीट। इसी बात को लेकर मामला गोरमी थाने पहुंचा, जहां पर थाने में पदस्थ SI
VS बघेल ने दूसरे पक्ष की तरफदारी करते हुए कहा कि पिटने वाले को 5,000 रुपये दे दो, मामला यहीं रफा दफा हो जाएगा। ऐसे बघेल वीडियो में धमकाते हुए कैद। ऐसे आरोप आए दिन रोज गोरमी थाना पुलिस पर लगते हैं। पीड़ित पक्ष के लोग अड़े FIR को लेकर और कहा कि अगर FIR नहीं हुई तो करेंगे आंदोलन। पीड़ित पक्ष के समर्थन में कूदी भी मारमी डटी FIR कराने को लेकर। अब देखना है वरिष्ठ अधिकारी क्या निर्णय लेते हैं। मेरा नाम अजय। हाँ, क्या हुआ? मैं पैसे मांगने गया तो ससपाल ने और गोलू ने, एक लड़का और था, उन तीनों ने मेरे को मारपीट की। मारपीट के बाद मैं थाने में शिकायत करने को आया तो यहाँ से मैं लेके गया तो इन लोगों ने मौका देखा वहाँ लड़ाई का, तो लड़ाई हुई थी। इन लोग गांव में जाके गांव वालों ने कहा 5,000 रुपये दिला दो और राजीनामा यहीं पर निपटवा दो। तो ये बघेल साहब अपनी जेब से 5,000 रुपये दे रहे हैं मेरे को और गाड़ी के लोग दे रहे हैं कि निपटा लो, यहीं निपटा लो। थाने तक लेके आए गाड़ी में, यहाँ तक, और सामने वाली पार्टी नहीं आई है, वो लोग भाग गए। मैं रिपोर्ट करने आया तो वो पीछे आए मेरे साथ। तो अब पुलिस क्या कह रही है? पुलिस बोल रही है यहाँ तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी, जाओ भाग जाओ यहाँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अजय नाम है। पूरा नाम बताइए। अजय जाटव। कहाँ के रहने वाले? यमुनपुरा के। छतरपुर जिले में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने छतरपुर SP कार्यालय में पहुंचकर एक शिकायती आवेदन देते हुए इस बात की जानकारी दी है कि उसकी बेटी को लव जिहाद का शिकार बनाया गया। फरियादी किशोरीलाल अहिरवार का कहना है कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले तालिब नाम के युवक ने हिंदू नाम बदलकर उससे शादी की। कई दिनों तक तालिब और उसका परिवार बेटी को लगातार प्रताड़ित करता रहा और धर्मांतरण और गाय का मांस खाने और अन्य चीज़ों को लेकर प्रताड़ित करता रहा, लेकिन जब अंत में बेटी नहीं मानी तो उसकी हत्या कर दी। फरियादी पिता का आरोप है कि तालिब पहले अपना नाम तब्बू बताता था, लेकिन शादी के बाद उसका असली चेहरा सामने आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फरियादी पिता का कहना है कि बेटी की शादी को लगभग 6 साल हो गए। 2015 में उनकी बेटी लव जिहाद का शिकार हुई। शादी के बाद बेटी को 2 बच्चे भी हैं। इतने साल बीत जाने के बाद भी लगातार ससुराल पक्ष के लोग उसे धर्म बदलने और गाय का मांस खाने, उर्दू पढ़ने के लिए मजबूर करते रहे और जब नहीं मानी तो उसकी हत्या कर दी। फरियादी किशोरीलाल अहिरवार का कहना है कि कुछ दिनों पहले उसकी बेटी का फ़ोन आया था। उसने फ़ोन पर कहा था, पापा इन लोगों से मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। उसी दिन से मैं अपनी बेटी को लगातार मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। उसके ससुराल गया था, वहाँ पता चला कि सभी लोग घरों में ताला डालकर भाग गए हैं। मोहल्ले में रहने वाले पड़ोसियों ने बताया कि आपकी बेटी की मौत हो गई है। सिविल लाइन TI पर भी आरोप लगाया गया है। फरियादी किशोरीलाल अहिरवार ने सिविल लाइन TI राजेश बंजारी पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वो पिछले 2 दिनों से लगातार अपनी बेटी के लिए तड़प रही है, लेकिन पुलिस उनकी इस मामले में मदद नहीं कर रही। आखिरकार थककर फरियादी पिता ने SP ऑफिस पहुंचकर अपना आवेदन दिया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और उनकी बेटी की तलाश की जा रही है। लव जिहाद से जुड़ा मामला फिर सामने आने के बाद पुलिस के आला अधिकारी तुरंत हरकत में आए। CSP लोकेंद्र सिंह ने संबंधित मामले में संज्ञान लेते हुए जांच के लिए तुरंत एक दल बना दिया। CSP लोकेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि एक फरियादी पिता के द्वारा इस तरह का आवेदन प्राप्त हुआ है। टीम बना दी गई है, जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके बाद विधि अनुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी। में आवेदक के द्वारा ये बताया गया है कि उसकी लड़की का विवाह एक मुस्लिम के साथ हुआ था। विवाह के बाद उसे काफ़ी प्रताड़ित किया गया और ये बताया गया कि उसे मार दिया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। जांच में आए तथ्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एडवोकेट बताइए किस तरह का मामला है, आप किस तरह से? देखिए, किशोरीलाल जी अहिरवार जो पन्ना नाका पे रहते हैं, वो कल अदालत आए थे और उन्होंने बताया कि मेरी बच्ची की हत्या कर दी गई है। तब हमने पूरी जानकारी ली तो पता चला कि ये पूरा लव जिहाद का मामला है और इनकी पास 1 तारीख को फ़ोन आता है कि पापा मुझे, लड़की नीलम का फ़ोन आता है कि पापा मुझे बचा लो। तो इन्होंने जाकर के वहाँ पर घर में पता किया, लेकिन उन लोगों ने मिलने नहीं दिया। लेकिन उसके दूसरे दिन, तीसरे दिन पता चलता है कि वो लड़की की हत्या कर दी गई है। अब इधर विशेष ध्यान देने वाली ये बात है कि लड़की की जिसके साथ शादी हुई थी, और इन्होंने हमें बताया भी है कि पहले वो तब्बू लिखता था, लड़की को भी नहीं मालूम था कि वो मुस्लिम है, और तब्बू उर्फ तालिब। इसी तरह उसका भाई है, वो भी पहले विशाल लिखता था, फिर जमाल खान लिखने लगा। ऐसे उनका मामा है फ़खरुद्दीन है, उसकी माँ है शहनाज बानू। इन सब लोगों ने मिलकर के षड्यंत्र रच कर उसकी हत्या कर दी है। उसके बाद बेचारा कल से बराबर किशोरीलाल थाना सिविल लाइन के चक्कर लगा रहा है। लेकिन ऐसे गंभीर मामलों में पुलिस द्वारा निष्क्रियता दिखाना कहीं ना कहीं अन्याय है, और ऐसे व्यक्ति के साथ निश्चित तौर पर किशोरीलाल और जो लड़की ख़त्म हुई है उसके साथ न्याय होना चाहिए। पुलिस को चाहिए कि तत्काल उनकी जांच करी जाए और उनको तत्काल बॉडी रिकवर कर करके उसकी डॉक्टरी कराना चाहिए, और जो भी आरोपी हैं उनको तत्काल दबिश देकर पकड़ना चाहिए। से तो इन्होंने मुझे मिलने नहीं दिया, तालिब खान ने और उनके पिता कमाल खान ने। ये कहते लड़की यहाँ नहीं है, बीमार है लड़की। इन्होंने मुझे वहाँ से भगा दिया, काफ़ी बहसबाजी भी हुई, उन्होंने वहाँ से भगा दिया। फिर मुझे कल पता चला
कल मुझे वहाँ पड़ोसी मोहल्ला वालों द्वारा पता चला कि वहाँ पे एक लड़की मर गई। फिर मुझे आनन फानन ऐसे जैसे खबर मिली, फिर मुझे पता चला कि क्या हुआ। मैं इनके घर गया वहाँ पे, तो इनके घर बंद थे, इनकी दुकानें बंद थी कल। और मैंने पड़ोसी से पता किया तो वो कहते भाई साहब एक दिन पहले ही ऐसे लगता है जैसे उन्होंने लड़की को मार डाला हो, कपड़े में लपेट के उसके हाथ लटक रहे थे ऐसे, और ये लोग यहाँ से कहीं ले गए हैं। मैं सर कल मैंने एसपी साहब को आवेदन दिया था, मिलना भी चाहा मैंने, कल मुलाकात नहीं हो पाई। और कल से आज तक मैं 2 बार सिविल लाइन टीआई बंजारा साहब से मिल चुका हूं और उनको बता चुका हूं सर कि मुझे पूरा पता चला है इस तरह से कि लड़की को मार दिया गया है, उसकी बॉडी का रिकवर करें सर, उसका तब पता चले। उन्होंने कहा हाँ देखेंगे। कल भी उन्होंने आवेदन ले लिया था, एक आज दे दे, एक पर्सन ले जाओ मेरे को आवेदन, तो एक मैंने उनको एक पर्सन आवेदन दे दिया, एक रिसीविंग था। कोई कार्रवाई अभी तक तो सर हुई नहीं और मैं भटक रहा हूँ जगह जगह। आज एसपी महोदय के यहाँ फिर खड़ा हूँ कार्यालय में। किशोरीलाल अहिरवार, मैं पन्ना रोड छतरपुर पे रहता हूँ। ये 2016 की घटना है सर। मेरी बच्ची नाबालिग थी, उनका नाम था नीलम अहिरवार और वो MLB स्कूल में पढ़ती थी और वो सिलाई सेंटर पन्ना नाके पे काम करती थी, काम सीखने जाती थी सिलाई का। उसी समय एक लड़का था तब्बू, तो तब्बू कैसे टच में आ गया उसके पता नहीं मुझे, पर तब्बू उसको कई बार यहाँ से उठा के एक बार झांसी लेके चला गया उसको। उसके बाद वापसी आया तो इन्होंने उसको लड़की को एक तरह से अपने बस में कर लिया था पूरा। फिर वो वहाँ से उस लड़की को भगा के ले गए। मैंने उसकी रिपोर्ट करी थी थाना सिविल लाइन में, FIR दर्ज हुई 363 366 की, मुकदमा कायम हुआ था। उसके बाद में पुलिस ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करी और मैंने काफ़ी आवेदन दिए। फिर वो कह रहे आपकी लड़की ऊषा ये आश्रय गृह में है, वहाँ से भी कह रहे, वहाँ से भी लड़की भाग गई उनकी कस्टडी से, मुझे पता नहीं चला। उस समय से सर लड़की, बाद में मुझे पता चला कि वो हिंदू बता के, वो उसका नाम तालिब खान था, तब्बू बता लिखते हैं वो लोग, तालिब खान मुसलमान थे वो लोग। उन्होंने कहीं उससे जाके शादी कर ली। शादी करने के बाद वो लोग यहाँ पे रहते थे, जहाँ पे उनका घर है कैपिटल होटल के पास पन्ना रोड छतरपुर में। 1 तारीख की घटना है, 1/7/2021 की, लगभग सुबह 9 बजे मुझे मेरी बेटी का फ़ोन आया और बीच में पहले भी फ़ोन आते रहते थे कि पापा मैं बहुत परेशान हूँ, ये लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, बहुत टॉर्चर करते हैं, ये लोग मिलके मुझे मार डालेंगे सभी लोग। और ये मेरे को वो क्या इनकी भाषा है वो पढ़वाते हैं, वो कहते तू ये भाषा पढ़, इस तरह से गाय भैंस का कुछ गोश्त लाते हैं, तू हमारे साथ खा, हमारे को मतलब हर तरह से परेशान करते हैं। इसका जो पति था तब्बू और तालिब खान, पहले वो हिंदू नाम लिखते, तब्बू लिखते, फिर तालिब खान। इनका जो पिता है वो कमल और कमाल खान लिखता है और इनका जो बड़ा भाई है वो भी हिंदू नाम लिखता है, विशाल और जमाल खान। और इनका इस षड्यंत्र में पूरा जो इनके मामा हैं फ़खरुद्दीन, वो झांसी में रहते हैं, तो वो सब इसके वो हैं। और मैं उस दिन मुझे फ़ोन आया कि मुझे मार डालेंगे और फिर दूसरे दिन इन दिनों पेट्रोल डीजल के भाव में भारी वृद्धि हो गई है। सामान्य आदमी द्वारा वाहन चलाना मुश्किल हो गया है। इस कदर भाव वृद्धि होने से आमजन मानस की बढ़ती महंगाई के कारण एक तरह से कमर टूट गई है। 2 पहिया वाहन चालक हो, ऑटो चालक हो, 4 पहिया वाहन चालक हो अथवा ट्रैक्टर चलाने वाला किसान, इस पेट्रोल डीजल के भाव में वृद्धि से सरकार को बुरी तरह कोस रहा है। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि इस महंगाई की और न सरकार ध्यान दे रही है, न ही जनता की आवाज़ को सुन रही है और जनता की बात को उठाने वाला कोई विपक्ष भी आवाज़ नहीं उठा रहा। पेट्रोल 1 माह में 5 रुपये और डीजल 4 रुपये से अधिक महंगा हो गया। इस समय रतलाम में पेट्रोल 109 और डीजल 98 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। जैसे ही पेट्रोल डीजल के भाव में वृद्धि हुई, कहीं ट्रांसपोर्ट के कारण हर वस्तु महंगी हो गई और बढ़ती महंगाई को लेकर जनता त्राही त्राही करने लगी। सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधियों, मंत्रियों और मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को पेट्रोल डीजल के भाव पर नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। 2 पहिया वाहन चालकों से लगाकर ट्रैक्टर चालक, किसानों से उनकी प्रतिक्रिया ली गई, जिसमें आम आदमी ने बताया कि कितनी तकलीफ से झेल रहे हैं महंगाई की मार। जी भाई साहब, चारों तरफ पेट्रोल डीजल की हाहाकार मची हुई है। मध्य प्रदेश में ज़्यादातर भाव रोजाना बढ़ता जा रहा है। आम इंसान के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश की जनता जो है पेट्रोल डीजल के भाव को लेकर त्राहिमाम कर रही है। अराजक प्रशासन, अराजक शासक, ये इतिहास गवाह है कि जब जब राजा अराजक हो गया, उसको देश की जनता या राज्य की जनता के सुख दुख से कोई मतलब नहीं रहता है, तो वो अराजकता पे उतर आता है। उनकी एक प्रकार से ये बोला जाए, किसी व्यक्ति का आर्थिक हितों पे कुठाराघात करना, अप्रत्यक्ष रूप से उसका दोहन करना, उसका शोषण करना। पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें जिस स्थिति में बढ़ रही हैं, जिस दर से बढ़ रही हैं, वो अपने आप में आश्चर्यजनक तो है ही।
कच्चे तेल की कीमतों में दिन प्रतिदिन कमी और जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं आश्चर्यजनक रूप से, पूल का जो लाभ है, पूल के रुपयों का जो लाभ है, पेट्रोल पूल के रुपयों का जो लाभ है, उस लाभ का जो घेलम पेल केंद्र और राज्य सरकार कर रही हैं, ये घोर निंदनीय है। और एक आम व्यक्ति जिसकी मासिक आय में कोई वृद्धि नहीं हुई, दैनिक आय में कोई वृद्धि नहीं हुई, यदि वो नौकरी करने जाएगा तो 100 रुपये से ज़्यादा सैकड़ा पार पेट्रोल, वो सैकड़े के आसपास डीजल, आप सोचिए गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार क्या करेगा। आने वाले समय में वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगा। वो फल खरीदेगा, सब्जी खरीदेगा, बच्चों को फीस भरेगा या दैनिक उपयोग की अपनी चीज़ें लाएगा, या जहाँ पे उसको व्यवसाय करने जाना है, नौकरी करने जाना है, वो डीजल या पेट्रोल का उपयोग करेगा। संभव नहीं है। आंखें बंद हैं, इस क्रूर शासक की आंखें बंद हैं। मोदी को मैं संज्ञापित कर रहा हूँ एक क्रूर शासक, जिसे आम जनता के हितों की रक्षा तो दूर, आम जनता के दुख दर्द से मोदी सरकार का कोई वास्ता नहीं है। शिवराज सिंह चौहान बड़े हितैषी बनते हैं आम जनता के, कम कर दीजिए कर। मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल अन्य राज्यों की तुलना में 10-10 रुपये ज़्यादा कीमत पर बिक रहा है। आपको अन्य कर जो है, अन्य वस्तुओं से विक्रय से, आबकारी विभाग से, परिवहन से, सड़क से, आपको कहाँ से करों की प्राप्ति नहीं हो रही है। इतने निर्दयी शासक मध्य प्रदेश और देश के इतिहास में आज तक ना हुआ है, ना होगा। आम जनता की ओर से मैं मांग करता हूँ कि एक बार ये क्रूर शासक मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, निर्दयी राजा, निर्दयी प्रधानमंत्री, आम जनता के हितों के गला काटने वाले, गला घोटने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ओर ध्यान दें। अरे आप एक काम करिए, जो कच्चे तेल की लागत है, लागत का 5 गुना मूल्य आप वसूल रहे हैं। ये तो शर्म का विषय है। एक व्यक्ति जिसकी मासिक आय 7,000 रुपये, 8,000 रुपये, 10,000 रुपये, वो पेट्रोल में क्या 4,000 रुपये खर्चा करेगा? क्या अपने बच्चों को जहर देगा? अन्न की जगह जहर देने की स्थिति हो गई है आम जनता की। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और इस क्रूर निर्दयी शासक की भर्त्सना करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय मंत्री बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं के द्वारा बांटी गई मिठाई। श्यामपुर में सिंधिया फैंस क्लब के कार्यकर्ताओं के द्वारा ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सांसद को मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर सिंधिया फैंस क्लब के द्वारा जोरदार आतिशबाजी की गई और मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया गया। इस मौके पर सिंधिया फैंस क्लब के प्रदेश सचिव संजय पाटीदार, सिंधिया फैंस क्लब के जिला अध्यक्ष राजेंद्र हाड़ा, राहुल माली, गुड्डू भाई, किशोर सिंधी, मुकेश बाबा, मोहन भाटी, मनीष लोनार और अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज माननीय राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी कैबिनेट में जगह मिलने पर बहुत बहुत शुभकामना। मोदी जी का आभार, भारतीय जनता पार्टी का आभार और प्रदेश नेतृत्व का भी बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं हमारी ओर से बहुत प्रेषित की जाती है। टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर जोनपुरिया आज बोवली दौरे पर रहे। सांसद ने कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले महेश मंगल के पीड़ित परिवार को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की, साथ ही हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसके बाद सांसद जौनपुरिया ने जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में जन सुनवाई की। क्षेत्र के सरपंचगणों से सांसद ने विकास कार्यों को लेकर समीक्षात्मक चर्चा की। बोली जनपद कमलेश जोशी ने पेयजल सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। भाजपा प्रदेश मंत्री रामतार मीणा ने बोली में बीसलपुर पेयजल योजना को लेकर अकुशल मॉनिटरिंग का हवाला देते हुए पेयजल समस्या दूर करने की मांग की। सांसद जौनपुरिया ने स्थानीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से एनीकट निर्माण को लेकर भी चर्चा की। सुनवाई के दौरान बिजली, सड़क और अवैध बजरी परिवहन का मुद्दा छाया रहा। इस दौरान समाजसेवी सीताराम पूसवाल, भाजपा नेता राजेश गोयल, रामस्वरूप मीणा और हनुमत दीक्षित सहित कई लोग मौजूद रहे। देश से क्या है, जनता की सेवा हमारा फर्ज बनता है। जिस हिसाब से क्षेत्र में काम हो
उसके नाते अधिकारियों के साथ बैठ के बातचीत की जाएगी। सारे सरपंच नए बने हैं, उन सबको बुला के, और क्षेत्र में जिस हिसाब से पिछले 5 साल काम हुआ था उसी के नाते आज ये चाहते हैं कि वो कार्यस्थिति प्रगति वही रहे, तो उसके नाते आज सभी अधिकारियों के साथ बातचीत जारी, जो भी क्षेत्र की समस्याएँ हैं और जो भी सरपंच आएंगे उन सबका समाधान करेंगे, ताकि पंचायत में काम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो। और सर कोरोना पीड़ित परिवार हैं, उन्हें लेकर कुछ? देखिए, कोरोना पीड़ित परिवार जिस हिसाब से बॉडी में एक शहीद हो गया था, मतलब हिसाब से कोरोना के दौरान में उसके छोटी छोटी 3 बच्चियाँ थी, उस हिसाब से हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने भी, बॉडी शहर के सभी लोगों ने, हमाशाओं ने उसको बहुत बड़ी मदद पहले भी की है और अभी भी जिस हिसाब से मुझे बताया, मैंने भी उनमें एक बात की कि 50,000 रुपये मैंने भी अपने निजी कोष से उन बच्चियों को दिए ताकि उन परिवारों को थोड़ी सी हिम्मत और हौसला मिले। अब की बार बहुत बड़ा नुकसान। नौगांव शासकीय बापू महाविद्यालय में छात्र छात्राओं ने और एनसीसी कैडेट्स ने एसडीएम को प्राचार्य की तानाशाही रवैये के खिलाफ ज्ञापन दिया। विगत कुछ दिनों पूर्व प्राचार्य द्वारा महाविद्यालय में तानाशाही रवैया देखने को मिल रहा है। वर्तमान में एनसीसी के लिए बटालियन से महाविद्यालय को पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें महाविद्यालय के केयर कैटरों एनसीसी ट्रेनिंग के लिए भेजा जाना है, लेकिन प्राचार्य की तानाशाही रवैया और कुछ शिक्षकों के कहने पर एनसीसी ट्रेनिंग पर नहीं भेजा जा रहा, जिसके द्वारा प्राचार्य से बात करने पर सही बात कहकर टाल दिया जाता है। लेकिन वर्तमान में कोई प्रवेश प्रक्रिया का आदेश नहीं है। जो प्रवेश प्रक्रिया की जानी है वो ऑनलाइन की जाती है और छात्र छात्राओं ने ऐसे तानाशाही प्राचार्य को हटाकर किसी योग्य प्राचार्य को प्रभार दिया जाए और एनसीसी शिक्षक को ट्रेनिंग पर भेजा जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो छात्र छात्राओं ने आंदोलन की चेतावनी दी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इसमें प्रमुख रूप से पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष आशुतोष गुप्ता, दीपू चौबे, शीतल हरि ओम, अंजलि यादव, अश्विनी मिश्रा, रुचि पटेरिया, प्रथम पाठक, साक्षी पूर्ति, अंजलि सीमा, शिखा और समस्त एनसीसी कैडेट उपस्थित रहे। क्या मांगे रखी गई हैं आज? मांग तो प्रमुख एक ही थी हम लोगों की, एनसीसी बचाने हेतु। देखा जाए तो एनसीसी नगर में कॉलेज की नाक है, उसी नाक को बचाने के लिए हम लोग सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं। और पुष्पा सांबेदी जो कि हमारी प्राचार्य हैं, दुर्भाग्य से देखा जाए तो उनके द्वारा तानाशाही रवैया देखने को मिल रहा है टीचरों के साथ, जो कि ना तो उन्हें ट्रेनिंग पे भेज रही और प्रवेश का हवाला दिया जा रहा है। आप लोगों को कैसे मालूम चला कि एनसीसी जा रही है? बटालियन से हम लोगों को जानकारी लगी थी कि एनसीसी, अभी भी उनने लेटर नहीं दिखाया, बोली ये तो गुप्त होता है, गुप्त होता है। हम तो पत्रकार से भी अनुरोध करते हैं कि आप लोग जाएं, प्राचार्य महोदय से पूछें कि वो लेटर कहाँ है जो बटालियन से आपके पास आया, क्योंकि पत्रकारिता तो स्वतंत्र होती है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग यही मांग चाहते हैं कि हम लोगों की एनसीसी यथावत रहे, क्योंकि हम लोग लड़े हैं यहाँ के कॉलेज के विकास के लिए। हम लोग छात्र हैं और हम लोगों ने स्वयं साथ रहकर कॉलेज का निर्माण कार्य साथ में करवाया है। ऐसा नहीं होता तो फिर क्या करोगे? हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, कॉलेज का घेराव करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ प्रशासन और पुष्पा सांबेदी जी की होगी। ज्ञापन दिया गया, क्या प्रमुख मांग रखी गई है इस ज्ञापन? ये कुछ दिन पहले बटालियन से जो लेटर आया था तो उसमें केयर कैडेटों को एनसीसी ट्रेनिंग के लिए भेजा जाना था, लेकिन जो वर्तमान में पुष्पा सांबेदी प्राचार्य हैं उनके द्वारा आपसी तानाशाही के कारण केयर कैडेटों को ट्रेनिंग पर नहीं भेजा जा रहा है। इसकी लास्ट तारीख 10 तारीख है और 2 दिन बची है, इसलिए हम लोगों ने तहसील में ज्ञापन दिया है कि मैडम से कहा जाए और जो भी केयर कैडेटर है उनको ट्रेनिंग पे भेजा जाए। क्या प्रमुख मांगे रखी गई है ज्ञापन? इसमें हमारी यही मांग है कि ऐसे तानाशाही प्राचार्य को हटाया जाता है, किसी योग्य प्राचार्य को प्रभार दिया जाए, क्योंकि उनका एक मुद्दा नहीं, कई ऐसे मुद्दे हैं कि जो जब से 6 महीने से प्रिंसिपल बनी है कोई भी कार्य नहीं किया। अगर कोई छात्र काम कराने के लिए जाता है तो भगा दिया जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने मांग की कि एनसीसी क्योंकि महाविद्यालय की धरोहर है, जब से महाविद्यालय है तब से महाविद्यालय में एनसीसी है और कई आरडी परेड में भी बच्चे यहाँ से गए हैं दिल्ली में। तो हम लोगों ने यही मांग की है कि सभी के जो 2 केयर कैडेटर हैं इन लोगों को एनसीसी ट्रेनिंग पे भेजा जाए तथा महाविद्यालय में एनसीसी यथावत रहे। अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं तो होगी तो आगे क्या करेंगे? अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती हैं तो मैडम का घेराव करेंगे तथा आगे चल के उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन एवं शासन प्रशासन की होगी। इंदरगढ़ अंदर बस्ती रोड, जहां से कई लोग आना जाना करते हैं, वहीं बीच बाजार में अतिक्रमणकारियों ने सरकारी नाली पर अतिक्रमण कर लिया, जिसके कारण नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिसमें सुबह मंदिर जाने वाली महिलाओं को, आदमियों को गंदे पानी में जाना पड़ता है। जब मीडिया द्वारा नगरपालिका अधिकारी से बात की गई तो लगा कि शासन भी दबाव में है। अतिक्रमणकारियों द्वारा कई नाले और जल स्रोत माने जाने वाले कई स्थान बंद कर दिए गए हैं और प्रशासन मौन है। अतिक्रमणकारी खुद अतिक्रमण कर रहे हैं और दोष शासन प्रशासन को दे रहे हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।